अच्छा जी, अब जो हम टूल सीखने लगे हैं वो ये है कि हमने पाइथन के साथ एक ऐसा काम अचीव करना है जिसको मैं कहूंगा कि मैं डाटा को सेव करना चाह रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर के अंदर कितनी तरह की मेमोरी लगी होती है? दो तरह की। कौन कौन सी? रैम और रोम। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका क्या मतलब होता है? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का क्या मतलब होता है? कि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, आपका प्रोग्राम बंद होगा तो वो डाटा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब ऐसा डाटा जो टेम्परेरी हो, जो आपका सॉफ्टवेयर बंद होने पे या आपका कंप्यूटर बंद होने पे उड़ जाए, वो डाटा जिस चीज में स्टोर होता है उसको हम रैम बोलते हैं। और ऐसा डाटा जो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होने पे भी वहीं रहे उसको हम कहते हैं ये डाटा हार्ड में स्टोर है, यानी कि रोम में स्टोर है। सही है? अच्छा, आप लोगों ने कभी रैम को देखे? ये रैम है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, ये दो किस्म की डाटा की स्टोरेज की चीजें बनाई क्यों गई हैं? एक जो टेम्परेरी है, एक जो परमानेंट है। ये दो चीजें क्यों बनाई गई हैं? नहीं भाई, हार्ड जब वो दोनों डाटा को स्टोर करती हैं तो वही काम हार्ड क्यों नहीं कर सकती? जो काम रैम कर रही है वो हार्ड क्यों नहीं कर रही? इसका आंसर है कि रैम इज अ वेरी, इसकी जो स्पीड है वो हार्ड से बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब हार्ड अगर लेट्स सपोज 1 सेकंड के अंदर 1 GB डाटा सेंड कर रहा है, ये 1 सेकंड के अंदर 100 GB डाटा सेंड कर सकती है। तो बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये इतनी अच्छी है कि इसकी तो स्पीड ही बहुत ज्यादा है, तो फिर हम हार्ड क्यों लगाते हैं, सारी रैम ही लगा दें। अब इसके दो मसले हैं, एक कि ये परमानेंट डाटा स्टोर नहीं करती, दूसरी इसके पैसे बड़े लगते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप जब अपना लैपटॉप परचेज करने जाते हो उसको कहते हो कि 500 GB हार्ड लगा दो और 4 GB रैम लगा दो। कभी कहा है कि 500 GB रैम लगा दो? क्यों नहीं कहा? उसने उधर ही बिठा देना आपको। उसने कहना भाई वो मतलब 500 GB रैम के कितने पैसे होंगे? बहुत पैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्टली बड़ी है। 500 GB हार्ड जो है वो आपको मिल जाएगी 5-6 हजार में, और 500 GB रैम कितने में मिलेगी? लाखों में। तो इसलिए हमारे पास ये लिमिटेशन है कि हम सारी रैम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिस्टम में, तो ये थोड़ी लिमिटेड मिकदार में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट ज्यादा है। फास्ट होने की वजह से हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर को ये क्यों चाहिए? कंप्यूटर को ये इसलिए चाहिए, कंप्यूटर हार्ड के साथ भी काम कर सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं हार्ड से काम करूंगा ना, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर खोला है, ये 2 मिनट के बाद ही खुलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड की स्पीड बहुत कम है। अगर मैंने फाइल को चेंज किया है, ये कोई 2 मिनट के बाद ही चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हार्ड की स्पीड बहुत कम है। शुरू में कंप्यूटर आया था ना, वो ये प्रिंट करने के लिए 2-3 महीने लेता था। क्यों भला? उस वक्त रैम नहीं होती थी और बहुत ही स्लो स्टोरेज होती थी। उसको एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में महीने लग जाते थे और एक प्रोग्राम को चलाने में साल लग जाते थे। तो ऐसा ऐसा वहां से चेंजेस आगे बढ़ती गई तो रैम आ गई। रैम ने कंप्यूटर को ये पावर दी कि तुम जल्दी जल्दी काम कर सकते हो, और जो टेम्परेरी डाटा मुझे दिए जाओ मैं फौरन उसको सेव करते जाऊंगा। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब हमारा टारगेट ये है, हार्ड में अगर हमें कोई डाटा सेव करना हो तो हम कैसे करते हैं? अभी हमने किया भी है। हम यहां से न्यू फाइल कर सकते हैं या यहां से न्यू फोल्डर
बना सकते हैं। ये किसमें सेव होता है? आप जो अपने लेक्चर पीडीएफ इमेजेस सेव करते हो, क्या रीस्टार्ट करने में रीसेट होती हैं? तो वो किसमें सेव होती हैं? हार्ड में। कभी आपने रैम में डाटा स्टोर किया है? नहीं, देखो ये तो टेक्निकल बातें हैं ना। आप नॉन टेक्निकल यूजर हो। एक बंदा केमिस्ट्री कर रहा है, उसने इमेज तो सेव की है हार्ड में, भाई रैम में कभी डाटा स्टोर किया है? आपने कभी फील किया है कि रैम में डाटा स्टोर हो रहा है? नहीं, क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं। क्यों? आप डेवलपर ही नहीं हो। तो रैम में जो डाटा को स्टोर करने वाली फीलिंग है वो डेवलपर के पास होती है। डेवलपर कौन होता है? जो बंदा ये इंस्ट्रक्शंस लिखता है, कंप्यूटर से बातें करता है, उसको हम डेवलपर बोलते हैं, कोडर बोलते हैं, डेवलपर। वो डेवलपर को पता है कि रैम में डाटा कैसे स्टोर करना। नॉन टेक्निकल पर्सन रैम में डाटा स्टोर नहीं कर सकता। रैम में डाटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ती हैं। हार्ड में डाटा स्टोर करने के लिए न्यू फोल्डर डाटा स्टोर। रैम में ऐसे नहीं होता स्टोर। रैम में कंप्यूटर से बातें करनी पड़ती हैं, उसको कहना पड़ता है रैम में डाटा स्टोर करो। अब रैम में डाटा स्टोर कैसे होता है? अच्छा, रैम में कैसे डाटा स्टोर होता है? गूगल भी थोड़ा सही से नहीं समझ पाया मुझे। अगर वो कुछ ये वाली ना, वो इसमें भी है, वो इतना अच्छा नहीं समझ पाया, लेकिन लेट्स सी, समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। रैम में डाटा कैसे स्टोर होता है कि एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स का एक अपना साइज होता है जिसके अंदर डाटा स्टोर हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? लाइक ये ग्लास है, इसमें वाटर सेव है। इसमें कितना वाटर सेव हो सकता है? जितनी इसकी कैपेसिटी है। एक रैम में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? जितनी उसकी। अब रैम को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ बॉक्सेस में। अगर मैं कहता हूं कि एक रैम 1 GB की है और उसके अंदर 1000 बॉक्सेस हैं, अब एक बॉक्स में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? 1 MB। मेरी बात समझ आ रही है? तो रैम में डाटा स्टोर होता है विद इन दी बॉक्सेस। और बॉक्सेस का साइज कैसे मेजर होता है कि रैम का कितना साइज है। अगर 1.5 GB का कोई वो इमेज हो या वो, तो आधा एक बॉक्स में सेव हो जाएगा, आधा दूसरे बॉक्स में सेव हो जाएगा। अच्छा, इस तरह की रैम होती है ना, जैसी नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में रैम जो हमें नजर नहीं आती वो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। एक रैम में थाउजेंड्स ऑफ बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्स में 1 बाइट डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, इतना छोटा। हाँ, तो अब सोचेंगे एक इमेज सेव करने के लिए आपको कितने बॉक्सेस चाहिए? बहुत ज्यादा बॉक्सेस चाहिए। तो एक रैम कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉक्सेस का जरिया होती है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, ये हार्ड भी ऐसे काम करती है। हार्ड भी नंबर ऑफ बॉक्सेस का मजमू है। आपका डाटा एक ही जगह में इकट्ठा सेव नहीं होता, मल्टीपल बॉक्सेस में सेव होता है। फिर जब हम लेते हैं, जब वो इमेज है, हम तो इमेज इकट्ठी देखते हैं, वो इमेज दोबारा इकट्ठी होकर हमारे सामने आती है। जब सेव होती है तो मल्टीपल बॉक्सेस में सेव होती है। मेरी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब मुझे एक बात, इतनी बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, हम इस ग्लास को समझते हैं ये रैम का बॉक्स है, ये रैम का बॉक्स है समझने की खातिर। अच्छा,
ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का एक नाम है, वो नाम क्या है? ग्लास। वैसे तो ये एक बॉक्स है ना, एक कंटेनर है, लेकिन इस कंटेनर का नाम क्या है? ग्लास। यहां पे और भी कंटेनर हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम क्या होंगे? डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कंटेनर है, इसका नाम क्या है? ग्लास। अच्छा, इसका नाम ग्लास क्यों रखा है? इसका नाम ग्लास क्यों है? लेट्स सपोज ये बात नहीं है, और कुछ सोचो। मतलब इसको हम ग्लास क्यों कहते हैं? ये भी तो एक बॉक्स है, इसको बॉक्स क्यों नहीं कहते हैं? ये कंटेनर क्यों नहीं कहते हैं? ये इसलिए ऐसा है ताकि हम सबको पता हो कि इसके अंदर हमने वाटर को सेव करना है। ये नहीं होगा कि हमारे पास ऑयल हो, हम वो भी डाल दें इसमें, क्योंकि कोई बंदा भी इसमें वाटर डाल के पिएगा तो उसका हाथ खराब हो जाएगा। इसलिए इस कंटेनर को स्पेसिफिकली ग्लास, या इसको हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो मटेरियल है, जो इसकी वैल्यू है, वो एक कैटेगरी है जो इसमें डलनी है। बात समझ आ रही है? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम गलती कर भी सकते हैं, लेकिन उससे कोई नुकसान न होने के चांसेस हैं। इसलिए स्टैंडर्ड बना दिया कि इसमें वाटर ही आएगा। अब इस कंटेनर की दो खसूसियात हो गई, एक इसका नाम और दूसरी इसकी वैल्यू। नाम रखने का एक फायदा, एक तो इसमें वही कैटेगरी की चीज डाली है, दूसरी जब मैं कहूंगा ना कि मुझे पानी ला दो, आप हमेशा इस चीज को उठा, अगर दो कंटेनर साथ में पड़े, एक में लेट्स सपोज माइक पड़े, एक में ये पड़ा, मैं कहूंगा मुझे पानी ला दो, आप इसको लेके जाओगे? इसको लेके जाओगे, क्यों वाला? स्टैंडर्ड है। तो एक्चुअली इसका नाम हमने इसलिए रखा कि पहचान हो सके, पहचान की वजह से रखा ना। अगर ये ना हो तो मैं गलती कर सकता हूं। मतलब अगर हम किचन की बात करें तो किचन में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, किसी में जो है वो साल्ट पड़ा है, किसी में मिर्चें हैं, किसी में शुगर है, इस तरह मल्टीपल चीजें हैं। अब आप चाय बना रहे हैं, अगर आप शुगर का कंटेनर उठाने के बजाय मिर्चों वाला कंटेनर उठा के बीच में डाल दें तो क्या होगा? तो गाली ही पड़ेंगे ना, मतलब एक थप्पड़ आएगा घर से कि ये क्या कर रहे हो। द रीजन इज दिस के उसकी पहचान अगर नहीं होगी ना तो मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, अब ये सारी बात मैंने क्यों बताई है आपको नॉन टेक्निकल? वो इसलिए बताई है, जो रैम के बॉक्सेस है ना, इनकी भी दो चीजें रखना जरूरी है। अच्छा, एक तो उस कंटेनर में हम वैल्यू डालेंगे, अगर वैल्यू डालनी है, इसी वजह से इसको कंटेनर बनाया। अगर इसको वैल्यू ना डालते इसको बॉक्स बनाते क्यों, कंटेनर क्यों बनाते इसको? ये कोई चीज कंटेन करे। अच्छा, एक तो उस बॉक्स में क्या होगी? वैल्यू, और एक उस बॉक्स का क्या होगा? नेम। इतनी बात किसी को ना समझ आई हो? समझ आ रही है? अच्छा, रैम में जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे वो किसी ना किसी बॉक्स में जाके स्टोर होगा, लेकिन उस बॉक्स का एक नाम होगा और एक उस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो होगी। अच्छा, अब रैम में अगर हमने कोई डाटा स्टोर करना है, वो हम किस तरह करेंगे? मैं कहूंगा, कुछ भी कह देता हूं, मे बी यूजर नेम इक्वल टू नबील। अब इससे क्या हुआ? रैम में एक यूजर नेम का एक रैम में एक डाटा स्टोर हुआ, एक वैल्यू स्टोर हुई, उसका वो क्या है? नवीद। वो नवीद है, यानी कि जिस तरह इस कंटेनर में जो वैल्यू है वो क्या है? वाटर। तो इसमें जो रैम में सेव हुई वो क्या है? नवीद। और इस कंटेनर का नाम है क्लास, इस कंटेनर का नाम क्या है? यूजर नेम। अच्छा, हमने नाम रखा क्यों? हमारा तो मकसद क्या है? डाटा को सेव करना। नाम रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने नाम क्यों रखा?
ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। रैम बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बॉक्सेस है। अब मैं डाटा सेव करता ही क्यों हूं? ताकि उस डाटा को गेट करूं। मैं डाटा क्यों सेव करता हूं? मैं ताकि डाटा को दोबारा रीड करूं, दोबारा गेट करूं, इसलिए डाटा को स्टोर करता हूं। अब इतने बॉक्सेस में मैंने नवीद किसी में सेव कर दिया है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इसमें नवीद सेव किया है? अब जब मैं कहूंगा किसी को कि जाओ नवीद को लेके आओ, तो वो किस बॉक्स को उठा के लाएगा? उसकी पहचान रखनी पड़ेगी। अगर इस तरह के 10 बॉक्सेस पड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि ग्लास को लेके आओ, अब इसको उठाओगे क्यों? क्योंकि इसकी पहचान है। अगर किसी भी बॉक्स की पहचान नहीं है और मैं कहूंगा 10 बॉक्सेस में से नवीद को लेके आओ, उनकी 10 बॉक्सेस की कोई पहचान नहीं है, तो आप कैसे लेके आओगे? आपको क्या करना पड़ेगा? 10 के 10 बॉक्सेस को चेक करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर इस तरह के 10 कंटेनर में कह रहा हूं वाटर लेके आओ, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है, आप वाटर कैसे लेके आओगे? पहले 10 को चेक करोगे कि किसमें वाटर है, उसको लेके आओगे। बात समझ आ रही है? इसलिए उस पर्टिकुलर डाटा की जो हम रैम में सेव कर रहे हैं, पहचान रखना बहुत जरूरी है। अगर पहचान नहीं रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। हेलो वर्ड सेव किया है, इसकी पहचान नहीं है। हेलो वर्ड सेव नहीं हुआ, हेलो वर्ड प्रिंट हुआ है। प्रिंट का मतलब है कोई चीज स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, खत्म कर दिए। वो और इंस्ट्रक्शन थी, अभी हम और इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है? चीजें। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई इसका नाम क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पाइथन ने हमें बताया इक्वल टू का साइन। मैथ में इक्वल टू का साइन होता है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। इधर इक्वल टू के साइन का और मतलब है, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या मतलब है? ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर के राइट साइड पे जो चीज होगी वो हमेशा वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड पे जो चीज होगी वो हमेशा उसका नाम होगा। और इस पूरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्यों बोलेंगे? चेंज। देखो इसमें वाटर दोबारा डाला जा सकता है। अभी जो इसमें वाटर है, जब मैं इसमें दोबारा डालूंगा क्या वो वही वाटर होगा? नहीं, तो वो वाटर क्या हो गया है? चेंज। तो ये कंटेनर चेंज होने वाली चीज का नाम है। इसमें जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, इस वजह से वेरिएबल में जो वैल्यू है वो भी चेंज हो सकती है। इसलिए हम उसको वेरिएबल बोल रहे हैं, क्योंकि वो चेंज होने वाली चीज का नाम है। नहीं, अभी उस पे नहीं आ रहे, बस हम नाम रख रहे हैं। अब होगा क्या कि वेरिएबल से हो जाएगा। अच्छा, क्या ठीक है, हमारे पास 1000 बॉक्सेस हैं, हमने किसी एक बॉक्स के अंदर नवीद सेव कर दिया, उसका नाम यूजर नेम रख दिया है। अब मैं बोलूंगा कि नवीद को लेके आओ, मतलब मैं बोलूंगा यूजर नेम लेके आओ, वो नवीद को उठा के ले आएगा। इतनी बात समझ आ गई उन 1000 बॉक्सेस में से? अच्छा, ये एक तरीका है जो कि मैंने अपने पहचान के लिए लिखा है, लेकिन कंप्यूटर एक अपनी पहचान के लिए नंबरिंग देता है। लाइक आपके पास लेट्स सपोज 1 MB रैम है, तो उसमें 1000 बॉक्सेस हैं, तो कंप्यूटर उन बॉक्सेस को 1 से शुरू करके 0 से शुरू करके 999 तक नंबर्स दे देगा। उन नंबरिंग को वो बोलेगा इंडेक्सिंग। क्या बोलेगा? इंडेक्सिंग, रैम इंडेक्सिंग, मतलब रैम के बॉक्सेस के नंबर्स। बात समझ आ गई? अब अगर किसी की रैम 4 GB है, तो हो सकता है कि उसके पास 4000 बॉक्सेस हो, तो उसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी? 0 से लेके 3999 तक। किसी के पास अगर 10,000 डिब्बे हैं, तो उनकी इंडेक्सिंग भी उसी तरह से होगी। मेरी बात? अच्छा, अगर कंप्यूटर इंडेक्सिंग भी करता है, तो फिर मुझे नाम रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, हम क्या करते हैं, नाम नहीं रखते, हम ये सेव हो गया, अभी भी ये रैम में सेव है, लेकिन हमने इसकी कोई पहचान नहीं रखी। अब मुझे इसको गेट करने के लिए ये किस डिब्बे में सेव हुआ है, उसकी आईडी मुझे, उसका इंडेक्स मुझे गेट करना पड़ेगा। अगर वो मेरे पास होगा ना, फिर भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन ये किस डिब्बे में सेव होगा,
4000 डिब्बों में से इसका नॉलेज मेरे पास नहीं है। अब ये कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा? जो फ्री डिब्बा पड़ा है उसमें डालेगा ना, जो डिब्बा ही फुल है उसमें कैसे वैल्यू डालेगा? जो ऐसे डालेगा तो वो तो ओवरराइड हो जाएगी। जो फ्री डिब्बा पड़ा है उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करेगा। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो? इस वजह से हम इसका नाम भी रखेंगे। उसकी एक अपनी आईडी मैकेनिज्म है, उसका अपना एक इंडेक्सिंग का आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या हम उनकी आईडी को चेक कर सकते हैं या नहीं? वो हम कर सकते हैं, लेकिन उनको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए, लेट्स सपोज अगर मैं कह भी देता हूं कि ये वाला कोई वेरिएबल है या डाटा है वो स्टोर हो गया रैम के इस हिस्से में, इसको कैसे याद रखेंगे भाई? इस तरह के 100 वेरिएबल बना लिए तो हम तो पागल हो जाएंगे। फिर एक किताब लिखनी पड़ेगी कि किस वाले जगह पे कौन सा वेरिएबल स्टोर है, और थोड़ी देर में चाहे वो किसी और जगह स्टोर हो जाए। क्या ख्याल है? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए वेरिएबल का नाम रखना ही सिचुएशन सॉल्यूशन है। अब जब मैंने कहा कि अब जो रैम का डिब्बा है ये वाला, इस डिब्बे का नाम क्या है हमारे केस में? यूजर नेम, और उसकी वैल्यू क्या है? नवीद। अब ये सेव है यहां पे। अब अगर मुझे इसको गेट करना है तो मुझे उसके नाम को क्या बुलाना है या उसकी वैल्यू को बुलाना है? उसके नाम को वो पुकारूंगा। देखो ना, मैं कह रहा हूं गिलास को उठाओ, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं वाटर को उठाओ कि हाथ में उठाना है, गिलास को ही बोलूंगा गिलास को उठाओ। तो मतलब क्या, मैं उसके नाम को, उसकी पहचान को बुलाऊंगा। अच्छा, बुलाते कैसे हैं? बुलाते कहते हैं जैसे उसका नाम लिख देते हैं। मैं मतलब अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी सही सही बातें बाद में करते हैं। अगर पहले कर देंगे तो फिर समझ कैसे आएगी? उसका नाम लिख देते हैं। अब हमने क्या किया, लाइन नंबर 1 में बोला रैम में डाटा स्टोर कर दो, यूजर नेम, डिब्बे का नाम यूजर नेम रखो, उसकी वैल्यू का नाम नवीद रखो, और उसको मैंने लाइन नंबर 3 में गेट कर लिया उसके नाम से। तो अब एक्चुअली जब मैं उसके नाम से गेट करूंगा, जब मैं इस बॉक्स कंटेनर को उठाऊंगा तो एक्चुअल में क्या मेरे पास आएगा? वाटर, उसका वैल्यू। तो जब मैं इसको उठाऊंगा तो एक्चुअल में मेरे पास क्या आएगा? उसकी वैल्यू आएगी। और समझ आ गई? अच्छा, ये उठाने के बाद अब अगला टारगेट क्या है हमारे पास? हम उससे पहले हम एक और काम करते हैं, हम लिखते हैं num1 इक्वल टू 1, या मे बी जस्ट num को 1 कह देते हैं। ये क्या हुआ है? लाइन नंबर 2 पे क्या हुआ है? एक और बॉक्स हमने यूज कर लिया है और उसके अंदर भी एक। अच्छा, अगर हम ऐसे वेरिएबल बनाते जाएं और आपके पास सिर्फ 1000 बॉक्सेस ही थे, वो सारे फुल हो जाएं, फिर क्या होगा? फिर मतलब सारे फिल हो गए, आपने एक और वेरिएबल बना दिया, फिर क्या होगा? वो भी तो, उसको भी तो डिब्बा चाहिए ना, लेकिन कोई भी बॉक्स फारिग नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कंप्यूटर फंस जाएगा, चलेगा ही नहीं। आपने कभी फील किया कि कंप्यूटर आपका हैंग हो जाता है? वो इस वजह से होता है, अगर मैं किसी तरह से आपके सारे बॉक्सेस फिल कर दूं ना, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, आपका माउस में मूव नहीं करेगा, क्योंकि माउस को मूव करने के लिए भी रैम का डिब्बा चाहिए, और वो नहीं है। जब रैम का डिब्बा नहीं है तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो फिर आपको जब रीस्टार्ट करते हो फिर चल जाता है, क्यों वाला? क्योंकि रैम के डिब्बे सारे खाली हो जाते हैं रीस्टार्ट करने पे, और फिर वो मूव करने लग जाता है। ऐसे ही होता है ना, मजा आ रहा है ना कि टेक्निकल भी होना है। मतलब ये चीजें होती क्या है, पीछे हैंग होता है तो क्या होता है, ये चीज हैपन होती है पीछे। तो हम कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख के किसी का सिस्टम आराम से हैंग कर सकते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, सारे डिब्बे फिल कर देंगे। सही है? ऑल गुड? समझ आ रही है? अच्छा, अब ये जो रैम मैंने अब रैम के 2 डिब्बे से यूज किए हैं।
अब मेरे इस टाइम फुल नहीं होंगे क्योंकि मेरे पास 16 GB रैम है और उसमें पता नहीं कितने लाखों के हिसाब से बॉक्सेस हैं, तो वो इतनी जल्दी तो फिल नहीं होगी। बात समझ आ रही है? तो अब मैंने 2 कर ली। अब मैंने इसको देखना है कि इसमें क्या सेव है, तो हम देखने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर मैं सिंपली क्या लिखूंगा, यूजर नेम। एक्चुअल में स्क्रीन में क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए, ये कैसे प्रिंट होगा? एक्चुअली यूजर नेम वाला वो बॉक्स ढूंढेगा और उस बॉक्स के अंदर से वो वैल्यू को फाइंड करेगा। इतनी बात समझ आ गई कि वो क्या करेगा। अगर मुझे नम में देखना है कि क्या सेव है, मैं क्या लिखूंगा, नाम। अगर मुझे दोनों को देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, सही हो गया? ऑल गुड, समझ आ गई? वेरिएबल क्या होता है सबको समझ आया? और उसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह हम इस वेरिएबल का नाम गेट कर पा रहे हैं, हम इसकी वैल्यू भी गेट कर सकते हैं, मतलब इसका इंडेक्स भी गेट कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है हमें, लेकिन हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आईडी का एक फंक्शन है जो इनपुट में मेरे पास वेरिएबल का नाम लेता है। अगर मैं ये चीज उसको देता हूं तो एक्चुअल में वो मुझे उसकी वैल्यू को, उसका जो इंडेक्स है उसको प्रिंट करके देगा। इंडेक्स क्या है, जिस बॉक्स में उसने उसको सेव किया था उसका नंबर क्या है। अब मेरे पास देखो एक्सपेक्टेड इससे ज्यादा बॉक्सेस होंगे। ये कितने बन रहे हैं, मिलियन में है, बिलियन में है, बिलियंस में हो गए ना, समथिंग इतने बॉक्सेस है मेरे पास। तो किसी एक बॉक्स में हुआ है सेव। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दोबारा देखूंगा तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो गया? देखो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और बंद हो गया। जैसे ही बंद हुआ उसके सारे वेरिएबल भी उड़ गए। जब मैंने दोबारा प्रोग्राम को स्टार्ट किया, अब उसने कोई नया जो खाली बॉक्स है उसमें डाटा को स्टोर किया और उसको गेट किया। ये जब इंटर दबाते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसमें टाइम लगता है 5 मिलीसेकंड, इससे भी कम होगा। तो इतनी जल्दी ये अरेंजमेंट कैसे इतनी जल्दी करते हैं? ये देखो ना, ये तो कंप्यूटर है, यही तो प्रोसेसर है, यही तो रैम काम कर रहा है। वो मिली सेकेंड के अंदर, नैनो सेकेंड के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस को चला। मतलब ये जो लाइन लिखी है ये आपको क्या लगता है कितनी देर में चली होगी? ये नैनो सेकेंड से भी कम में चल गई होगी। ये मैटर कर रही है आपके प्रोसेसर पे। हो सकता है कि एक पीसी में ये 1 मिनट में चले, दूसरे में 2 मिनट में। ये तो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है ना। अब जो मैं मशीन यूज कर रहा हूँ ये M2 है, मैकबुक की लेटेस्ट मशीन है। अब ये हो सकता है कि इसको नैनो सेकंड में एग्जीक्यूट कर दे। आप कोड टू डू या समथिंग ऐसी मशीन में यूज करो, हो सकता है कि वो उसको 1 मिनट में करे। तो ये पहले इसीलिए ये हार्डवेयर के रिसोर्सेज इतने फास्ट नहीं होते थे, ज्यादा टाइम लगता था। अब यही काम करना बड़े जल्दी हो जाता है। हम नया लैपटॉप क्यों लेते हैं, नई जनरेशन नया लैपटॉप? स्पीड ही होती है ना, क्योंकि उसके अंदर चीजें अच्छी लगी होती हैं, वो जल्दी प्रोसेस करती हैं। तो इसके बैकग्राउंड में इतने काम हो जाते हैं जब हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक नहीं, ये समझो लाखों काम होते होंगे। ऑल गुड, मजा आ रहा है? वेरिएबल कैसे बनाना है, प्रिंट कैसे करना है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब वेरिएबल की ना बहुत सारी, देखो वेरिएबल का नाम रख लिया। अब अगली बात आती है कि वेरिएबल का नाम कैसे रख सकते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं। एक रूल ये है कि वेरिएबल का नाम रखते हुए लाइक स्पेस री,
इक्वल टू सम पाकिस्तान। वेरिएबल का नाम रखते हुए स्पेस नहीं डाल सकते हम, ये अलाउ नहीं है। ये वेरिएबल के नाम का एक स्टैंडर्ड है, एक कंस्ट्रेंट है, एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। वेरिएबल के नाम कभी भी गिनती से शुरू नहीं हो सकते, मतलब नंबर से, काउंटिंग से शुरू नहीं हो सकते। वेरिएबल के नाम स्पेशल कैरेक्टर्स से शुरू नहीं हो सकते हैं, इवन सेंटर में भी नहीं आ सकती है स्पेशल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स के अलावा, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। डॉलर साइन, उसके अलावा कुछ भी वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता है। फिर वेरिएबल का नाम और क्या कंस्ट्रेंट है, मैंने यहां पे लिखी है सारी। वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक दीज। मैंने करके दिखाया ना आपको। वेरिएबल नेम कैन ओनली बी कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडर स्कोर। पाइथन वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। व्हाट इट मींस केस सेंसिटिव? अगर यूजर नेम छोटा है और यूजर नेम बड़ा है, बोथ आर नॉट सेम वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल। पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज नेमिंग फॉर दी वेरिएबल। रिजर्व कीवर्ड किसको कहते हैं? लाइक प्रिंट का काम है कि कुछ चीज को प्रिंट करो, तो प्रिंट को हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रिंट, ये प्रिंट वो वाला मतलब है या प्रिंट ये वाला मतलब है। तो रिजर्व वर्ड भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते हैं। अब वेरिएबल का नाम, ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती हैं। अब वेरिएबल का नाम रखते क्या है? हम तो मर्जी से बड़े छोटे कुछ भी रख सकते हैं। उसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं, कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस। कैमल केस का मतलब क्या है कि वर्ड का पहला लफ्ज छोटा, बाकी आने वाले हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा। ऐसे होती है ना कैमल, पहले नीचे होता है उसका सर, फिर वो बड़ी हो जाती है, फिर ऐसे, तो उस वजह से इसको बोलते हैं कैमल केस। तो वर्ड का पहला वर्ड छोटा, लाइक देखो यूजर का यू बड़ा। अगर 3 वर्ड होते, यूजर, फुल नेम, अब देखो मैंने F और N को बड़ा रखा है, ये कैमल केस है। पास्कल केस क्या है? वर्ड का हर वर्ड बड़ा। ये क्या हो गया फिर? पास्कल केस। स्नेक केस क्या है? हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर का आना। अच्छा, हम जो वेरिएबल के लिए सबसे ज्यादा कन्वेंशन यूज करते हैं, दैट इज का कैमल केस। सही है। अच्छा, ये तीनों स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी मर्जी है कौन सा यूज करना चाहते हो। कुछ लोग स्नेक केस यूज करते हैं, कुछ लोग कैमल केस यूज करते हैं, कुछ पास्कल करते हैं, लेकिन ज्यादा जो स्टैंडर्ड मार्केट में चलता है कि वेरिएबल का नेम हमेशा हम कैमल केस में डिफाइन करते हैं। सही है। हाँ, स्टैंडर्ड है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी यूज कर लें। अच्छा, अब एक और चीज, हम इन वेरिएबल के नेम के साथ कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं नंबर्स की, लाइक 1 में भी 10 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज करके एक्सप्रेशन लिखी होगी, पहले वो सॉल्व होगी, फिर वेरिएबल में सेव होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50। तो एक्चुअली नंबर में क्या सेव होगा? 50। क्या सेव होगा? 50। तो इसमें 50 सेव हो गया। अब अगर मैं नंबर को प्रिंट करूंगा तो क्या आना चाहिए? अभी तो 50 लिख दिया तो वही आएगा।
तो हम क्या देते हैं मे बी 50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आना चाहिए? अगर मैं इसके साथ -10 कर देता हूं तो क्या आएगा? अगर मैं इसके साथ डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूं तो क्या आएगा? क्यों भला? देखते हैं डी मैच रूल क्या होता है वो? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हैज लाइक मोर देन प्रायोरिटी देन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन। तो चूंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन थी, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब इन दोनों का सेम लेवल है मल्टीप्लाई डिवीजन, लेकिन जो पहले आएगा वो पहले चलेगा। तो पहले कौन आया है? पहले कौन आया है? मल्टीप्लाई। तो 50 ज़रब 2 कितना हो गया? 100। फिर 10 को 5 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2। और फिर -2 किया तो कितना आ गया? 98। बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही? ऊपर से गुजर रही है। अब आप लोगों ने बताना है 5 सब लोग बताएंगे क्या आएगा? सोच लें। पाइथन टीचर से पूछ लें, वो तो बता ही देगा। आप बताएं। ऑल गुड, समझ आ गई है? चलो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको इस तरह की मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप लोगों ने उनको कैलकुलेट कर करके आंसर प्रिंट करवाने।